नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 9। बिहार की आज की 5 बड़ी खबरें। खान और ज्ञान की लड़ाई के बीच जेल में बंद ज्ञान के निदेशक रोशन आनंद को मिली जमानत। टेंडर घोटाला मामले में फरार आईएएस अधिकारी संजीव हंस ने निगरानी को लिखा पत्र। ठेकेदार ऋषु श्री से कोई संबंध नहीं होने का दावा। नीतीश कुमार द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता पीके शाही के इस्तीफे को लेकर अटकलों का दौर जारी। राबड़ी आवास को खाली करने के लिए मिली मोहलत का आज आखिरी दिन। भवन निर्माण विभाग ने दी है नोटिस। बिहार में होने वाली परीक्षाओं और बहालियों में धांधली और कदाचार का अजब गजब खेल। और अब खबरें विस्तार से। बिहार टॉप 5 में खबरों की शुरुआत करते हैं खान और ज्ञान की लड़ाई से। खान ग्लोबल स्टडीज़ और ज्ञान बिंदु से जुड़े मामले में नामजद आरोपी रोशन आनंद को न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने आज रोशन आनंद को जमानत दे दी है। इससे पहले मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की थी। पिछली सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता ने समय मांगते हुए टाइम पिटीशन दाखिल किया था, जिसके बाद मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। और आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रोशन आनंद को जमानत दे दी है। यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर के संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज़ कोचिंग पर पथराव और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इस मामले में संस्थान के प्रबंधन की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। खान ग्लोबल स्टडीज़ का प्रबंधन देखने वाले कन्हैया कुमार ने रोशन आनंद, उनके भाई प्रिंस यादव समेत अन्य लोगों पर हमले और नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। दूसरी ओर खान सर के आदेश पर उनके 2 निजी अंगरक्षकों ने भी 4 राउंड फायरिंग की थी। इस मामले में भी फैजल खान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल अदालत ने 20 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। इस बीच इस पूरे मामले में नया मोड़ तब ले लिया जब रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। प्रिंस यादव भी इस मामले में नामजद आरोपी है और घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस उनकी तलाशी कर रही थी। वो नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में रह रहे थे, जहां पर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। प्रिंस यादव की मौत के बाद एक वीडियो जारी कर खान सर ने कहा है कि अगर इस मौत में किसी की साजिश या अन्य तरह का मामला हो तो उसकी गिरफ्तारी और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मामला बहुत संजीदा है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप भी तथ्यों के आधार पर ही होना चाहिए। और अब दूसरी बड़ी खबर। बिहार के सबसे बड़े घोटाले टेंडर घोटाला मामले में फरार आईएएस अधिकारी संजीव हंस ने निगरानी को एक पत्र लिखा है। संजीव हंस ने निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजी को पत्र लिखा है और दावा किया है कि उनका ऋषु श्री मामले से कोई संबंध नहीं है और ना ही ऋषु श्री से उनका कोई कनेक्शन है। संजीव हंस ने पत्र में कहा है कि बिना किसी प्रारंभिक जांच के इस मामले में उन्हें अभियुक्त बनाया गया और उन्हें फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि संजीव हंस ने जल संसाधन विभाग का सचिव रहते हुए ऋषु श्री के कहने पर 125 करोड़ का टेंडर खास कंपनी को सौंपा था। उस कंपनी से ऋषु श्री ने पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर काम लिया। टेंडर देने के खेल में संजीव हंस ने भी खूब मलाई खाई। हालांकि संजीव हंस ने कहा है कि ईडी और अन्य एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है जिससे ये साबित हो कि उन्होंने संबंधित कंपनियों से कोई व्यक्तिगत लाभ लिया है। पत्र में उन्होंने उस आरोप का भी उल्लेख किया है जिसमें कंपनी द्वारा सुनील कुमार सिन्हा के बैंक खाते में 20 लाख रुपये भेजे जाने की बात कही गई है। संजीव हंस का कहना है कि उस उल्लेख में कहीं ये नहीं कहा गया है कि उस समय वो जल संसाधन विभाग में थे। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस खाते को कमीशन भुगतान से जोड़ा जा रहा है वह निजी कंपनियों के बीच का लेन देन है और उससे उनका कोई संबंध नहीं है।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आईएएस संजीव हंस निर्दोष हैं, उनका ऋषुश्री से कोई संबंध नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है, तो फिर वो फरार क्यों हैं? और अब तीसरी बड़ी खबर, बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीके शाही को 16 जनवरी 2023 को नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया था। इसके पहले 2005 में भी नीतीश कुमार ने पीके शाही को महाधिवक्ता बनाया था, बाद में एमएलसी बनाया और फिर अपनी सरकार में पीके शाही को नीतीश कुमार ने मंत्री भी बनाया था। लेकिन अब राज्य में भाजपा की सरकार है या भाजपा का सीएम बनते ही पीके शाही के इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार के चहेते पीके शाही ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के कुछ सप्ताह बाद ही महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में ही उन्हें बिहार का महाधिवक्ता बनाया था। 2005 से 2010 के बीच नीतीश कुमार सरकार में महाधिवक्ता रहे। 2010 के बाद बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री बने, बाद में पर्यावरण और योजना जैसे विभागों की भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। हालांकि शिक्षा मंत्री रहते उनका कार्यकाल बेहद विवादों में भी रहा। उनके कार्यकाल में ही 10वीं की परीक्षा के दौरान 3 मंजिला परीक्षा केंद्रों की दीवार पर चढ़े लोगों की कदाचार से जुड़ी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे देश भर में बिहार की किरकिरी हुई। शिक्षा मंत्री रहते अपनी पुत्री को लाभ पहुंचाने का आरोप भी पीके शाही के ऊपर लगा था। बाद में 2023 में उन्हें दोबारा बिहार का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। पीके शाही को कानूनी मामलों की गहरी समझ और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाना जाता है। वे उन चुनिंदा नेताओं में शामिल रहे हैं जिन्होंने राजनीति और कानून दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब चौथी बड़ी खबर, राबड़ी देवी के आवास को खाली करने के लिए मिली मोहलत का आज आखिरी दिन है। भवन निर्माण विभाग राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करने का 3 नोटिस दे चुका है। आखिरी नोटिस में राबड़ी देवी को यह आवास खाली करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है, जिसकी मियाद भी आज समाप्त हो रही है। राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास पहले ही आवंटित किया जा चुका है, जबकि राबड़ी देवी का यह वर्तमान आवास 10 सर्कुलर रोड बिहार सरकार के एक मंत्री को आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए मिले नोटिस की मोहलत का भी आज आखिरी दिन है और आज मलमास का भी आखिरी दिन है। माना जा रहा है कि लालू परिवार मलमास के बाद ही आवास खाली करने और नए आवास में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। लालू प्रसाद यादव का परिवार अब कौटिल्य नगर स्थित आवास में रहने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि महुआ बाग में जो लालू प्रसाद यादव का एक आलीशान मकान बन रहा है या आलीशान बंगला बन रहा है, उसमें अभी भी कुछ काम बाकी है। राबड़ी देवी हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास का इस्तेमाल अपने कार्यालय के रूप में करती आ रही हैं, करेंगी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाते तेजस्वी यादव को एक अलग ही पोलो रोड में जो एक आवास है वो उनको मिला हुआ है, जिसका इस्तेमाल तेजस्वी यादव भी अपने दफ्तर के रूप में करते हैं। अगर लालू राबड़ी 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करते हैं तो यह पहली बार होगा जब बिहार की सत्ता से बाहर हुआ लालू परिवार सत्ता के केंद्र से भी बाहर हो जाएगा। और अब 5वीं और आखिरी बड़ी खबर, बिहार में परीक्षा चाहे कोई भी हो, बहाली चाहे कैसी भी हो, धांधली, कदाचार, पेपर लीक अब एक दस्तूर बन चुका है। सिपाही से लेकर दारोगा तक, एसएससी से लेकर बीपीएससी तक, चपरासी से लेकर शीर्ष पदों तक की बहाली में यह खेल सामने आता है। कल ही संपन्न हुए सिपाही भर्ती परीक्षा में कदाचार के आरोप में दर्जनों अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। 10 जून को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा गृह रक्षा वाहिनी में लिपिक के पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का भी प्रश्न पत्र परीक्षा के पहले ही वायरल हो गया और इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिहार के सिविल कोर्ट में स्टेनोग्राफर की बहाली में भी बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस बहाली में भी बड़ा खेल हुआ है। टेस्ट में फेल अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिली है, जबकि योग्य अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।
इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। इसके पहले रीडर की बहाली में भी गड़बड़ी का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। सिविल कोर्ट में स्टेनोग्राफर की बहाली में नियमों की भी अनदेखी की गई है। स्टेनोग्राफी टेस्ट में फेल अभ्यर्थियों को भी मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। विज्ञापन के उलट मेरिट लिस्ट बनाने में कंप्यूटर टेस्ट टाइपिंग के अंक भी जोड़ दिए गए हैं। कट ऑफ का भी मजाक बना दिया गया है। कट ऑफ से कम अंक पाने वाले कई अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया है। विज्ञापन के अनुसार बाहरी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था, लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार के निवासी नहीं हैं, उन्हें ईबीसी कैटेगरी में स्टेनोग्राफर के पद पर चयनित कर लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।